हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट था। पर हमने सभी चीज़ों को आइसोलेट इसलिए करा, अलग अलग इंडिविजुअली इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसे ज़्यादा जूम आउट कर पाएँ। अगर आप अपनी बुकलेट देख रहे हो तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो मात्र 4 से 5 पेपर का है, अर्थात संक्षिप्त रूप में लिखा गया। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को हम दो तरीके से पढ़ाया जा सकता था। एक तो ये कि हम कॉम्पिटिशन के नज़रिए से ही पढ़ाएं। अगर हम उसके लहजे से पढ़ाते हैं तो मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बात ये आती है, अगर कंपटीशन पर्पज से पढ़ाया जाए तो वहाँ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला अगर एक साथ लिखवा दूँ मैं, जिनकी आवश्यकता पड़ी, तो समझ में तो आ जाएगा पर वो याद नहीं रखे जा सकते। तो हम कोशिश करेंगे तो इनका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, जिनमें से ज़्यादातर फॉर्मूलों को मैं ड्राइव करने की भी कोशिश करूँगा और जो उनसे रिलेटेड होंगे तो उनका अप्रोक्सीमेशन याद करने का तरीका बता दूंगा। फिर उनके जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को। लेट्स स्टार्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इसे कहते हैं सांख्यिकीय भौतिकी। सांख्यिकीय भौतिकी। सांख्यिकीय भौतिकी में सबसे सिंपल वे आपको बताता हूँ है क्या चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थर्मल का पार्ट है। थर्मल का पार्ट मतलब जब आप थर्मोडायनामिक्स की बुक निकालेंगे, थर्मोडायनामिक्स बुक के लास्ट में आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स देखने को मिलेगी हमेशा। ये आपको न्यूक्लियर के साथ देखने को मिलेगी, हमेशा किसके साथ मिलेगी? थर्मल के साथ देखने को मिलेगी। क्योंकि वास्तव में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के द्वारा हम थर्मोडायनामिक्स को या थर्मल पार्टिकल को स्टडी करते हैं। तो यहाँ समझते हैं स्टार बना के, थर्मोडायनामिक ये कह सकते हैं थर्मल स्टडी। थर्मल स्टडी, थर्मल THERML, थर्मल स्टडी ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम। मल्टी पार्टिकल सिस्टम, इसका मतलब अगर एक सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हो तो उनकी स्टडी कितने तरीके से की जा सकती है। तो उनकी स्टडी दो तरीके से की जा सकती है। नंबर 1 आप माइक्रो लेवल पर करें, नंबर 2 मैक्रो लेवल पर करें। नंबर 1 मैक्रो लेवल स्टडी, मैक्रो लेवल स्टडी। नंबर 2 माइक्रो लेवल स्टडी, माइक्रो लेवल स्टडी। ठीक, मैक्रो लेवल जो आपकी स्टडी है इसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो पैरामीटर यूज होते हैं, जैसे कि आपने इंटरनल एनर्जी सुना होगा, जैसे कि आपने स्पेसिफिक हीट सुना होगा, जैसे कि आपने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन सुना होगा, जैसे कि आपने एंट्रोपी सुना होगा, ये सारे क्या कहलाएंगे? मैक्रो लेवल पैरामीटर या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। तो आपने इन सब चीज़ में क्या करते हैं, हम सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए 2 बर्तन हैं, एक भगोना है और भगोने को हमने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो भगोने को अगर हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं और नीचे से आंच लगती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो ओवरऑल पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ रही है, हम ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि पानी गर्म कर रहा है और पानी गर्म होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल दाएं बाएं भाग रहे हैं, भाग रहे होने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, बर्तन की दीवार प्रेशर लगा, तब ओवरऑल इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़, ये नहीं सोचते हम बोलते हैं d/TdS - PdV की एनर्जी दी और एनर्जी डायरेक्टली इंटरनल को बढ़ा रही होती है। तो हम मैक्रो लेवल पर देखते हैं, ये वर्ड याद रखेंगे। मैक्रो माने बड़ा बड़ा और माइक्रो माने छोटा छोटा। जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं ना, मैक्रो लेवल स्टडी को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। मतलब कि थर्मल स्टडी और मैनी पार्टिकल सिस्टम देखें या मल्टी पार्टिकल सिस्टम देखें तो मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं, माइक्रो लेवल की स्टडी करते हैं। मैक्रो लेवल जो स्टडी होती है उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, और माइक्रो लेवल की जो स्टडी होती है वहाँ 2 टर्म आती हैं। एक होता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी, और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब बात आती है कि दोनों ही चीजें माइक्रो लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने काइनेटिक थ्योरी का फॉर्मूला पढ़ा होता है, ये फॉर्मूला होता है P = 1/3 mn/v × v² बार। अगर आपने सारे लेक्चर थर्मोडायनामिक्स सीरीज से जुड़े होंगे तो वहाँ में सबसे पहला लेक्चर ही ड्राइव करवाया था। और अगर आपको डेरिवेशन जानते होंगे तो वहाँ मैंने बताया था कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आइडल गैस भरी हुई है। वो आइडल गैस पार्टिकल जो है एक्स की दिशा में मूव करता है और एक बॉल पर टकराता है, फिर टकरा के वापस आता है और इतना मोमेंटम चेंज होने की वजह से इतना फोर्स लगाता है। और फोर्स पर यूनिट एरिया के फॉर्मूले से मैंने प्रेशर निकाला था और n पार्टिकल को मानते हुए मैंने n से गुणा कर दिया। जब मैंने एक एक पार्टिकल को लेके चला हूँ, इसका मतलब माइक्रो लेवल स्टडी। कैसे स्टडी? माइक्रो लेवल स्टडी। और माइक्रो लेवल स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो थर्मोडायनामिक्स आइसोलेट है, वो तो अलग हो गया। तुम आई होप समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स एक अलग ब्रांच है। और बोल सकते हो कैपिटल लाइन आना चाहिए ना, स्मॉल लाइन चाहिए। किस चीज में? 1/3 mm
अच्छा इसमें कैपिटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लिख दिया लो, ठीक। अच्छा वो बता दिया। वैसे मैं सिर्फ ये बताना चाहता कि ये कैसा है, ये माइक्रो लेवल स्टडी हो रही है, ठीक है। जो भी तुम्हें संकोच हो, जो भी संभावनाएं बन रही हो, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, माइंड लो अपनी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये जाना कि हम दो तरह की स्टडी कर सकते हैं, तो मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल में दो प्रकार, काइनेटिक थ्योरी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब बात आती है कि सारी चीज इसमें होगी तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या होगा। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये बोलती है कि अगर आपको पार्टिकल को स्टडी करना है, तो ये तो गैसियस पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल, या मान लीजिए कि हमने कमरे के अंदर कंचे रख रखे हैं, कंचे समझते हो जो बच्चे खेलते हैं, तो कमरे के अंदर कंचे हैं, कंचे क्लासिकल पार्टिकल होते हैं, तो बिखेर दिया हमने, तो हम आंखों से देख सकते हैं कि एक कंचा वहाँ है, एक कंचा वहाँ है, एक कंचा वहाँ है, इंडिविजुअली देख सकते हैं ये कंचे कंचे वहाँ है। तो जब उन्हें देख सकते हैं तो क्लासिकल पार्टिकल कहलाएंगे। कई प्रकार के गैस के मोलिक्यूल जो होते हैं बड़े होते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस किसी बर्तन के अंदर भरी हुई है तो ओवरऑल उसे अमोनिया कहा जाएगा, NH3। जो भी मोलिक्यूल हवा में उड़ रहे होंगे तो संयुग्मित रूप में उड़ रहे होंगे, समझ रहे, NH3 उड़ रहा है, NH3 उड़ रहा है, ये नहीं कि पूरे संघनित रूप का नाम NH3 है, उसके एक मोलिक्यूल का नाम NH3 है ना, NH3 अमोनिया मोलिक्यूल है। तो उसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े पार्टिकल को स्टडी करा जाएगा इसमें। जैसे ही पार्टिकल क्वांटम लेवल में पहुंचेंगे, मतलब पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्वांटम लेवल पर हम जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर हमें अगर इंडिविजुअली स्टडी करना पड़े, जैसे कि यहाँ करा, तो हमें वहाँ स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, और अलग अलग पार्टिकल के श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके हम वेव फंक्शन लाएंगे। फिर वेव फंक्शन अलग अलग पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी को बताएगा, फिर ट्रैजेक्टरी सॉल्यूशन को बताएगा कि पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा हो, तब जाके ओवरऑल हम ये वाले रिजल्ट बता सकते हैं। ये पैरामीटर UCVFS अगर इस नजरिए से देखें तो, अगर इस नजरिए से हम डील करें तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये कहती है कि एक काम करते हैं हम, कि मान लीजिए इसको मिटा के बताता हूँ स्टैटिस्टिकल व्यू क्या होगा, और समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहता क्या है। ठीक है, हैशटैग स्टैटिस्टिकल व्यू। स्टैटिस्टिकल व्यू कहता है, मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, सांख्यिकीय दृष्टिकोण, ठीक। मान लीजिए सिलेंड्रिकल वेसल है भाई, कैसा है, सिलेंड्रिकल वेसल। ध्यान से सुनते रहना, 2 मिनट में स्टार्ट खत्म कर दूंगा मैं, 2 मिनट। आई मीन इस लेक्चर को तो हमें 3 घंटे तक चलाना है, इस सीरीज में 3 लेक्चर में इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर कोई आपसे स्टैट पूछता है तो मैं मानता हूँ कि भले ही से बहुत लोगों को सोल्व करना होता है, पर वो ये नहीं बता सकते कि स्टैट होता क्या है। स्टैट नहीं होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिन लोगों को पूरा बोला नहीं आता वो क्या बोल देते हैं, स्टैट बोल देते हैं, स्टैट मैक। तो इसके अंदर कोई पार्टिकल हुआ, मान लीजिए क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, तो अब हम अगर काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से देखें तो अलग अलग पार्टिकल डील करने मतलब अलग अलग ट्राजेक्टरी को देखेंगे, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, 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 और उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर क्वांटम पार्टिकल है श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे अलग अलग पोटेंशियल को लेकर, फिर अलग अलग सोल्यूशन देखो, फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो रिजल्ट को बताएगा। लेकिन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहती है कि इन सब के लिए हम एक फाइनल ट्राजेक्टरी ड्रॉ करेंगे, ठीक, फाइनल ट्राजेक्टरी ड्रॉ करेंगे जो कि प्रोबेबिलिस्टिक होगी, प्रोबेबिलिस्टिक होगी, ठीक। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब अधिकतम प्रायिकता वाली, अधिकतम प्रायिकता वाली, ठीक है। तो अधिकतम प्रायिकता वाला हम एक पाथ ड्रॉ कर देंगे और ये मानेंगे कि लगभग सभी पार्टिकल जो हैं इस पाथ के आसपास मूव कर रहे होंगे, और इसके एवरेज, इसे प्रोबेबिलिस्टिक या एवरेज भी कहते हैं, और एवरेज बिहेवियर को मानते हुए हम सॉल्व कर देंगे। उसका उदाहरण मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ। पहले आपके पास फोन हो तो स्टैटिस्टिकल की स्पेलिंग मैच करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 36 बार ये लिखा जाए, स्पेलिंग गलत है। स्टैटिस्टिकल की स्पेलिंग देखो क्या है। तो मैंने ये बताया कि अगर पार्टिकल दाएं बाएं मूव कर रहे हैं उस तरीके से रेंडमली, तो अगर आप अलग अलग सबको इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हैं तब आपको क्या होगा, इंडिविजुअली स्टडी करने में डिफिकल्टी आएगी। तो डिफिकल्टी आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए माना कि ये इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है, ठीक है। तो ये जो एवरेज है प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर, स्टैटिस्टिकल मतलब प्रोबेबिलिस्टिक को कहते हैं। तो इसको फॉलो करेगा ओवरऑल पार्टिकल। इस चीज को और तरीके से समझ सकते हैं कि ये पहले कंपेयर में इजी कैसे हुआ, स्पेलिंग सही है,
स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ठीक, एरोप्लेन मोड लगा दो अपने मुंह में। अब देखते हैं ये इसको बिहेव फॉलो कैसे करेंगे, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं। मान लीजिए कि ये गौरव है, गौरव, ठीक है, गौरव को हम लेके गए 20 बार पार्टी में लेके गए, पार्टी की स्पेलिंग पार्टी, और मैंने नोटिस किया कि हर बार ये 12 रोटी, 13 रोटी, 14 रोटी, 13 रोटी, 15 रोटी, ये रोटी खा रहा है। इसमें बहुत बारीकी समझाने की कोशिश करो, समझना ध्यान से। गौरव सिंह को हम पार्टी में लेके गए 20 बार, और ये हमने देखा 15 रोटी, 13 रोटी, 12 रोटी, 13 रोटी, 14 रोटी खा रहा है। 20 बार दावत में लेके गए, बिल्कुल सही बात है। अब किसी अनजान व्यक्ति के सामने जो गौरव को नहीं जानता था, हमने कहा भाई हम नई दावत में लेके चल रहे हैं और शर्त लगा लो 10,000 रुपए की, कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, कि भाई साहब ये 10 रोटी तो खाएगा ही खाएगा, 10 रोटी तो खाएगा खाएगा। तो अगर वहां पर 10 सट्टेबाज हुए, या मान लीजिए सट्टे को सट्टा लिख दूं, सट्टाबाज हुए, तो 10 सट्टेबाज क्या बोलेंगे, यार ये 10 रोटी खा पाएगा नहीं खा पाएगा। तो फिर हम इसका क्या देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, इसका स्टैट देखेंगे, और इसका स्टैट कहता है कि आज तक की 20 दावतों में इन्हें हमेशा 10 से ज्यादा खाया है, तो ये 10 खा सकता है। तो यहाँ पर 10 में से कम से कम 8 लोग जो हैं, 8 लोग सट्टा लगा लेंगे, सट्टा लगा लेंगे, क्योंकि ये मानेंगे कि हमेशा इसका स्टैट जो है 10 से पार है, तो कम से कम 10 रोटी खाएगा खाएगा। ये 8 लोग सट्टा लगा लेंगे, स्टैट ने बता दिया। अब बात ये आ रही है कि ये 2 लोग लगा सकते थे, आगे वाले क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अगर हमने ये मान लें कि जो हम दावत है गौरव ने वो 20 बार न खा के 10 की घात, ऐसा मान लो 10, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, तो अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया 10 की घात 23, 10 की घात 23 का मतलब पता, एक के पीछे 0.0000000 23 बार। अगर इतनी बार दावतें खाई हो और हर बार वो 13-14-15 दावत खा रहा हो, इस स्टैट को देखने के बाद ये 10 के 10 लोग सट्टा लगाने को तैयार हो जाएंगे, बोले ये बंदा 10 रोटी इस दावत में जाके जरूर खाएगा, क्योंकि आज तक करोड़ों बार इसने दावतें खाई हैं, कभी भी इसका क्या हुआ 10 से कम इन्हें नहीं खाई, हमेशा 10 से 11 से ऊपर है, तो पक्का लगा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, जब बहुत ज्यादा संख्या में पार्टिकल होते हैं तो उनका एक एवरेज कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं कि ये एवरेज ट्रैजेक्टरी है, और एवरेज ट्रैजेक्टरी का मतलब ये होगा कि ज्यादातर पार्टिकल इसे फॉलो करेंगे, इस पाथ को। जब ज्यादातर पार्टिकल इसे फॉलो करेंगे तो हम मानेंगे ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। इसलिए हम ज्यादातर, तुम पूरे स्लाइड में पढ़ोगे, हम एवरेज प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं, जैसे ई बार निकालना, पी बार निकालना, जो हम देखेंगे एवरेज निकालेंगे, क्योंकि एवरेज बिहेवियर शो करेगा इसे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल इसे फॉलो करते हैं, तो हम भी मानेंगे पूरा सिस्टम भी इसे फॉलो करेगा। एक फेमस फॉर्मूला है इसका ही स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, S इक्वल टू k log ओमेगा। S इक्वल टू k log ओमेगा में जो ओमेगा होता है, क्या नाम होता है चमन उसका, मैक्रोस्टेट, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, ओमेगा, वेयर ओमेगा इज नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, ये थर्मोडायनामिक नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट पक्का जी। चलिए तो माइक्रोस्टेट लग रही है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में एक एक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं। वो क्या है, एक माइक्रो लेवल स्टडी। कैसी है, माइक्रो लेवल स्टडी। तो माइक्रो लेवल स्टडी के द्वारा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को जान लें। अभी मैंने तुम्हें थर्मोडायनामिक्स समझाया था कि थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं, तो वहां 4-5 पैरामीटर लिखे थे, यू, सी, वी, डी, पी, टी लिखा था। तो उनमें से ये भी था एस, एंट्रोपी। एंट्रोपी को एक तो तरीका था थर्मोडायनामिक्स तरह डील करना, और एक होता माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर को के जरिए उसके हेल्प से मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को प्राप्त करना। ये इस किसका काम है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकली क्या होगा, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स by which we can relate the macroscopic parameter with microscopic parameter
पैरामीटर, मतलब माइक्रोस्कोप पैरामीटर की हेल्प से हम मैक्रोस्कोप को प्राप्त कर सकते हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। जो रिलेट करता है वो कौन है, स्टैटिस्टिकल व्यू कहलाता है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होती है। अब हम जूम करेंगे और देखेंगे स्टैटिक्स में यहाँ कौन सा स्पेस लेके चलते हैं, यहाँ पर क्वांटम स्पेस लेके चलते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेके चलें तो पार्टिकल के लिए स्पेस डिजाइन किया जाता है, जैसे हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल्बर्ट स्पेस। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो नॉर्मल स्पेस होता है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, और अगर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में देखें तो वहाँ होता है फेज स्पेस। मैं अभी बताता हूँ इनके बारे में। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हिल्बर्ट स्पेस की बात मैं बताऊंगा, और यहाँ पर हम बता देंगे फेज स्पेस किसे कहते हैं। ठीक है, फिर डालते हैं हैशटैग फेज स्पेस एंड फेज सेल, फेज स्पेस एंड फेज सेल। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज है। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल बिहेवियर को समझाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टिकल को हम ये मान के चलते थे पहले जब स्टैटिक्स नहीं थी कि वो ह्यूज पुलिस सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि मैं दाएं बाएं जा रहा हूँ तो मेरे लोकेशन कोऑर्डिनेट मोमेंटम को डील करने के लिए हमें एक्स वाई जेड एक्स मानने पड़ेंगे, वैसे पार्टिकल के बिहेवियर को मानने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को मानना पड़ेगा। लेकिन स्पेस भी डिजाइन करना पड़ेगा जहाँ वो कोऑर्डिनेट सिस्टम डील हो रहे होंगे। तो उन स्पेस को अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में देखें, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट से मिला हुआ नॉर्मल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल स्पेस कहते हैं। अगर हम क्वांटम नॉर्मल स्पेस, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें, क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, वहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस होता है। हिल्बर्ट स्पेस ये हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जिसमें ग्रुप थ्योरी, जैसे मैंने कहा कि कौन सा जो सेट है वो ग्रुप कब कहलाएगा, तो वहाँ पे 4-5 एग्जाम्स होते हैं जो फॉलो करेंगे। अगर वो एग्जाम्स फॉलो करता है तो ग्रुप कहलाता है। वैसे हिल्बर्ट स्पेस के कुछ एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है जो स्पेस, वो हिल्बर्ट स्पेस कहलाता है। तो पूरी तरह से जैसे ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आती वैसे हिल्बर्ट स्पेस समझ में नहीं आता, और यहीं से बेसिक स्पेस खत्म होने की वजह से क्वांटम पूरी खत्म हो जाती है। चलनी स्पेस हिल्बर्ट स्पेस में, तो वो जब चलेंगे देखा, आई होप बड़ा मजा आएगा उस दिन। अब बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या होता है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम नया स्पेस मानते हैं जिसे कहते हैं फेज स्पेस। क्या कहते हैं, फेज स्पेस। ठीक, तो उसी फेज स्पेस को हम यहाँ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पार्टिकल के बिहेवियर को फेज स्पेस से माना जाता है। तो नॉर्मली हम पार्टिकल को डील करते हैं जिसमें आप करते हैं क्लासिकल पार्टिकल डील करते हैं, उससे 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। Normally, we are dealing with a classical particle, then we need only 3 components x, y, and z axis. But in the statistical physics, the level of the particle should be minimized. छोटे से छोटा हो सकता है, मैक्सिमाइज बड़े से बड़ा हो सकता है। तो हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा को लेकर जनरल फॉर्म को लेकर चलेंगे, और जनरल फॉर्म को लेकर जब चलते हैं तो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तवज्जो देनी पड़ती है। बात आ रही है कि हमें नए स्पेस की जरूरत क्यों पड़ी। हमें नए स्पेस की जरूरत यूँ पड़ी कि जैसे जैसे अब बता दूँ कि मजे की बात क्या है। मजे की बात ये है कि क्लासिकल पार्टिकल में जब कुत्ता दाएं बाएं भाग रहा था तो हम बता पा रहे हैं कि कुत्ता यहाँ से गुजरा इस समय और यहाँ था, क्योंकि वो ह्यूज बॉडी सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन पार्टिकल जब छोटे होते हैं तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तवज्जो देते हुए फेज स्पेस की कल्पना की गई, और फिर देखा कि कई बार ऐसा बिहेव भी देखने को मिल रहा है कि एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन 2 जगह मौजूद है, जो कि नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं यहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह मौजूद है, तो 2 प्रोटॉन का 2 जगह मौजूद करता हूँ, तो पूरा एटम भी 2 जगह मौजूद कर सकता हूँ, पूरा सिस्टम ही 2 जगह मौजूद कर दिया मैंने एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन समझाने के लिए खतरनाक स्पेस डेवलप किया हिल्बर्ट स्पेस। तो जब पढ़ेंगे तब तो मजा आएगा। हम बात करते हैं इसके मजे को खत्म नहीं करते। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या किया गया कि हमने नॉर्मल क्लासिकल पार्टिकल को डील करने के लिए हमें एक्स वाई जेड एक्सिस को लेके चलना पड़ता है, पर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक्स वाई जेड के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे। तो 3 कोऑर्डिनेट ये होंगे एक्स वाई जेड, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है। क्या होता है, 6 डायमेंशनल स्पेस। तो स्टैटिक्स और फिजिक्स में जो फेज स्पेस लिया जाता है पार्टिकल को डील करने के लिए वो एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, उसे हम फेज स्पेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी डील करते हैं। ये चीज़ें और अच्छी समझ में आए इसलिए हमें थ्योरी भी इसकी थोड़ी सी लिखेंगे ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं as we know if we are dealing with classical particle, then we need only 3 coordinate
कोऑर्डिनेट्स x, y, z which explain the whole dynamics of the classical system. कैसा होता है, ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, z कंपोनेंट हो गया, और पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके ये पोजीशन वेक्टर होगा जिसे कहते हैं वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, क्या लिखते हैं, एम्प्लाइज हियर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is represented by vector r is equal to dx, vector r is equal to xi plus yj and zk। तो डील मैकेनिक्स क्या होगी इसकी, अगर वेलोसिटी देखना है तो कितना होगा वेलोसिटी, v इक्वल टू dr ओवर dt। थोड़ा बोल ले करोगे तुम लोग भी, dx ओवर dt। तुम तो पता नहीं यार क्या आदमी है, होना ना होना बराबर मत करो यार। इंसान अगर जीवित है तो उसको अपना प्रमाण देना चाहिए हलचल के द्वारा। एक्सेलरेशन करने के लिए क्या करेंगे, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू डी टू आर ओवर डी टू आर ओवर डी टी टू इक्वल टू डी टू एक्स ओवर डी टी टू आई कैप प्लस। जितना मुझे पता है कि एंड टाइम तक तुम्हारा स्टैटिस्टिकल बिल्कुल पक्का हो जाएगा 3 घंटे के अंदर। चाहे मैं जो भी लिख रहा हूँ काम की चीज या बिना काम की चीज चुपचाप देखते रहो। ठीक है, तो ये सारी थी क्लासिकल पार्टिकल को डील करने के लिए। अगर हम क्वांटम मैकेनिकल के लिए अगर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें, बट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये सारी चीजें तुम्हें नोट करनी है ताकि कल के दिन स्टैट भारी ना लगे। देखना, बट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स the size of the particle could be minimum as quantum particle. So we need a different space where the Heisenberg uncertainty principle is also followed. So we need here 3 additional coordinates px, py, pz besides x, y, z। besides के माने के अतिरिक्त होता है, के अलावा। तो इसके अलावा ये कह सकते हैं विद लगा दो, विद x, y, z। so the whole space become 6 dimension space। ये हो गया आपका फेज स्पेस x, y, z प्लस px, py, pz कंबाइंड फेज स्पेस। तो मजे की बात यह है कि ये आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका पी एक्स पी वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आप इसे अलग अलग इंडिविजुअली मैंने दिखा दिया तो आप देख पा रहे हैं कि 3 इसके 6 होगा, पर कंबाइन रूप से आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि वो 6 डायमेंशनल स्पेस कैसा होगा, इसलिए आप इसे इमेज करने की कोशिश भी ना करें। और ये मान के चलें कि ये आपका कार्टेशियन स्पेस भी उसके अंदर है और मोमेंटम स्पेस भी उसके अंदर है। अगर बात करें कार्टेशियन स्पेस की सिमेट्री की, तो हम कार्टेशियन स्पेस की सिमेट्री को स्फेरिकल मानते हैं। कैसे मानते हैं,
स्फेरिकल, क्योंकि स्फीयर है तो हर दिशा में चलेगा, इधर जाओ बाएं जाओ दाएं जाओ हर दिशा में चल। वैसे मोमेंटम स्पेस की सिमेट्री कैसे रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बात समझ आ रही? तो इतना हमें समझ में आ गया। हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर हम फेस स्पेस का वॉल्यूम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल। समझते हैं फेज स्पेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फेज स्पेस कैसे कहते हैं। हम बात करते हैं फेज सेल की। तो आपने अगर ग्राफ पेपर देखा हो तो ग्राफ पेपर अगर आपने देखा हो तो उसमें ऐसे ऐसे करके लाइनें खींची रहती हैं। पहले नक्शे बनाने वाले को मिलता था और ज्योमेट्री वाले को भी मिलता होगा। तो ग्राफ पेपर में ऐसे लाइनें खींची होती है, देखा। और यहीं पे लिखा होता है ये है आपका एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पेस जो है हम उसे काट पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और सबसे छोटे पार्ट को सेल कहा जाता है। ठीक यही डिस्क्रिप्शन, ठीक यही थ्योरी और बेसिक डेफिनेशन मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी दी थी, जहां मैंने यूनिट सेल की डिफाइन किया। मैंने बताया था कि कोई भी बड़े से बड़ा क्रिस्टल छोटे छोटे यूनिट सेल के रेगुलर रिपीटिशन की वजह से क्रिएट होता है। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्पेस, the smallest part of the space by whose repetition we can produce the whole phase space, जिसके रेगुलर रिपीटेशन से फेज स्पेस क्रिएट होता है, उसे फेज सेल कहा जाता है। तो ये नॉर्मल स्पेस था, तो नॉर्मल आपका स्पेस क्रिएट होता है नॉर्मल सेल से। वैसे फेज स्पेस क्या होगा, उससे फेज सेल से क्या होगा, फेज सेल से क्या होगा, फेज स्पेस क्रिएट होगा। ठीक, तो यहाँ बताता हूँ डेफिनेशन क्या होगी। द लीस्ट part of minimum volume by whose regular repetition by which we can generate the whole phase space, the whole phase space is called phase cell. phase cell, तो ये लीस्ट कम से कम पार्ट होता है। the least part of minimum volume by which we can generate, यहाँ पे we can लगा लो, we can generate the whole phase space is called phase cell. The least part of minimum volume by which we can generate the whole phase space is called phase cell. तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फेज सेल का वॉल्यूम कितना होगा बताओ। फेज सेल का वॉल्यूम होगा डी वी कह दो, और ज्यादातर बुकों में टो भी लिखा होता है, तो डी टो लिख दिया मैंने। जब हम नॉर्मली स्पेस को गुणा करते हैं तो आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ क्या होगा, 6 कोऑर्डिनेट गुणा होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। डी टो इक्वल टू डी एक्स इंटू डी पी एक्स इसके पास लिख दिया, इंटू डी वाई इंटू डी पी वाई इसके पास लिख दिया, इंटू डी जेड इंटू डी पी जेड इसके पास लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या होता है भाई, ये होता है डी एक्स इंटू डी पी वाई डी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2, ऐसे डी वाई इंटू डी पी वाई ग्रेटर देन एच क्रॉस बाय 2, डी जेड इंटू डी पी जेड इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। इसे हम एच क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 4 एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 2 पाई होता है, 2 3 4 पाई हो गया। अभी क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई। ये मान हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ कितना आएगा, बता कितना है। एम्प्लॉइज यूजिंग दीज इक्वेशन कितनी थी, इक्वेशन फर्स्ट याद है, इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी, डी टो इक्वल टू डी एक्स डी पी एक्स डी वाई इंटू डी पी वाई और डी जेड इंटू डी जेड टी पी जेड। तो हमने क्या लिखा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा, उसे यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टार बना के, यूजिंग दीज वैल्यूज, दीज
वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट यूज करोगे डी टो इक्वल टू पहले की वैल्यू कितनी आ गई एच इंटू अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ पहली की वैल्यू एच का अप्रोक्स आया गुणा दूसरी की एच गुणा तीसरी की एच कितना आ गया डी टो इक्वल टू एच क्यूब सो we can conclude that the volume of a cell is approximate equal to h cube or it is of h cube type. See, तो फेस वाला वॉल्यूम क्या होता है एच क्यूब टाइप का होता है ये हम याद रखेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं मैक्रो स्टेट की और माइक्रो स्टेट की। ठीक, हेडिंग डालेंगे हैशटैग मैक्रो स्टेट स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है, उसके पास 4 कटोरी हैं जो सामने रखी हुई हैं। मान लिया कोई बच्चा खेल रहा है, उसके पास 4 कटोरी हैं। देखो ये वर्ड अगर तुम इसमें खत्म हो गए खत्म ही है। मैक्रो माने बड़ा होता है, ये पता होना चाहिए, माइक्रो माने छोटा होता है, ये खत्म हो गया तो खत्म है। तो एक बच्चा है जिसके पास 4 कटोरी हैं, वो 4 कटोरी से खेल रहा है। तो अब उसने क्या करा, वो कुछ कंचे खरीद के लाया है या टॉफी खरीद के लाया है या जैम खरीद के लाया है। एक जैम वाला ऐड आता है, रंगीन गोलियां होती है, जैम कहते हैं उसे, पांडा वाला ऐड। पांडा नहीं, वो उसका माला तोड़ लेता है। हाँ पहले पांडा का वाला नहीं, वो उसका माला होता है, मूर्ति का इनॉग्रेशन चल रहा होता है, माला तोड़ के खा लेता है। पिताजी की मूर्तियां उधर बनाएंगे। हाँ वहाँ बनाएंगे तो चुपके से खा लेता है। तो वो जो जैम्स होती है, वो जैम्स की बहुत सारी गोलियां खरीद के लाया, और जब उन्होंने खरीदी 10-20 रुपए की, तो उन्होंने देखा कि गोलियां रंगीन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, इन गोलियों को रेड वाली को इसमें रख देता हूँ। तो ये रेड वाली गोलियां उन्होंने इसमें रख दी, जितनी भी थी। ग्रीन वाली उसने इसमें रख दी, येलो वाली उसने इसमें रख दी, और जो भी तामझाम है नीली वाली उन्हें इसके अंदर रख दी। तो बात आता है ये मैक्रो माक्रो क्या है। तो आप देखेंगे मैक्रो माने बड़ा, तो बड़े बड़े स्टेट कितने हैं, बड़े स्टेट हैं कितने, 4। तो ये 4 मैक्रो स्टेट है। क्या है, मैक्रो स्टेट है, मैक्रो स्टेट। और इसके अंदर जो पार्टिकल रखे हुए हैं ये माइक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट। अब बात आ रही है इसके अंदर तो पार्टिकल रखे हुए स्टेट है, दिख नहीं रहे, तो स्टेट ऐसे दिखेंगे। मान लीजिए कटोरी के अंदर भी छोटे छोटे 4 खाने बने हुए हैं, कटोरी के अंदर भी छोटे छोटे 4 खाने रखे हुए हैं, और 4 खाने को अंदर सजाया कि रेड वाली भी बड़े साइज के इसमें रखूंगा, छोटे साइज के इसमें रखूंगा। समझ में? तो जो ये ओवरऑल स्टेट होगा इसे कहेंगे मैक्रो स्टेट, और मैक्रो स्टेट के अंदर जो खाने होंगे उन्हें कहेंगे माइक्रो स्टेट। क्या कहेंगे, माइक्रो स्टेट। तो हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि एक मैक्रो स्टेट के संगत बहुत सारी माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। वी कैन conclude that there could be so many micro state corresponding to single macro state, ये बात समझ आ रही है? ठीक। And the number of micro state corresponding to macro state is called thermodynamic probability कहा जाता है। ठीक है, आप समझते हैं थर्मल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल। लेट मी टेक अ मैथमेटिकल एग्जांपल, ले लेते हैं। मैथमेटिकल एग्जांपल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वी हैव 3 balls A, B, C and 2 partition box
partition box. The balls are distributed randomly. Distributed randomly. Then the possible combination. Can be. बताओ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? 3 बॉल हैं और 2 बॉक्स हमें भरना है. बताओ भाई गौरव सिंह, कैसे कैसे भर सकते हैं? या तो ए भी भर सकते हैं. अभी बताते हैं आपको, देखो कैसे भर सकते हैं. So the combination will be बता भाई गौरव. तो पहले क्या कर सकते हैं? 2 खाने हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं 2 खाने. कैसे कैसे भर सकते थे कि पहले में हम 1 रखें और दूसरे में 2 रखें. ठीक, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहले में 1 रखें, या तो इसमें ए रख दें और इसमें बी और सी, या तो इसमें बी रखें, इसमें सी और ए, या तो इसमें सी रखें और इसमें ए और ए. कोई डाउट? ऐसा भी हो सकता था कि पहले में 2 रखें, दूसरे में 1 रखें. तो क्या हो सकता था? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी. क्या और कॉम्बिनेशन है? ऐसा हो सकता है तीनों एक में आ जाए, दूसरे में कुछ ना आए, है ना? 3 0. ए बी सी 0, या ऐसा हो सकता है 0 3 0 ए बी सी. कोई डाउट? इसके अलावा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. ये जो आंख बंद करके हम आसानी से भर रहे थे क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल है. हाउ कैन वी से ये क्लासिकल पार्टिकल है? बिकॉज ऑफ मैं इनका नामकरण कर सकता हूँ कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है. मैं आसानी से देख सकता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी. मैं पहचान सकता हूँ, इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि अलग अलग हैं. देन वी कैन से क्लासिकल पार्टिकल. इसी की जगह अगर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये के सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये एल सेल का इलेक्ट्रॉन, एम सेल का इलेक्ट्रॉन, तो मजाल है आप पहचान जाते. इलेक्ट्रॉन को पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं. तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल हैं, तो उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बदल जाएगा. तो उनके लिए अलग स्टैटिक्स डेवलप की जाती है. फर्मी ड्राग या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स कहा जाता है. बाद में बताते हैं कि क्लासिकल पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है. गिन के देखें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपसे ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करके पूछता है, तो यहाँ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ. हैशटैग ट्रिक. इफ Ni particle, Ni classical particle is to be distributed in GI cell, then number of ways of distribution वो होता है ओमेगा स्क्वायर टू कितना होगा? GI की पावर Ni. ठीक, GI क्या होता है? डिब्बे. डिब्बे कितने हैं यहाँ पे? डिब्बे कितने हैं भाई? डिब्बे कितने हैं? 2 ही तरीके हैं ना. तो 2 पार्टिकल कितने हैं? 3. 2 3 4 तो नहीं, 8 ही तरीके से आएंगे. ईश्वर ना करे कभी आप तुम्हें पता चले कितने भरने हैं, तो उतने भरने हैं. मतलब कोशिश करो 8 ही आए. और कुछ वैज्ञानिक ज्यादा भर देते हैं, पता नहीं कहाँ से नया तरीका ला देते. अब बात आती है कि ये है एक तरीका कि पहले बॉक्स में 1 आए और दूसरे बॉक्स में 3 आए. दिख रहा है? ये एक तरीका कि पहले बॉक्स में 1 आए और दूसरे बॉक्स में 3 आए. इस तरीके को कहते हैं मैक्रो स्टेट. क्या कहते हैं? मैक्रो स्टेट. तो नाम क्या होगा? मैक्रो स्टेट 1,2. क्या नाम होगा इसका? मैक्रो स्टेट 1,2 में कितनी माइक्रो स्टेट है? 3 माइक्रो स्टेट है. यही तो चीज है रखने का तरीका. 3 माइक्रो स्टेट है. माइक्रो स्टेट है. तो माइक्रो स्टेट में 1,2 में 3 माइक्रो स्टेट है. और माइक्रो स्टेट इसमें देखो, इसमें कितनी? इसमें भी 3 माइक्रो स्टेट है. और इसमें भी
इसमें सॉरी ये अलग अलग है। 3,0 में कितनी, 1 माइक्रोस्टेट है और इसमें 1 माइक्रोस्टेट है। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, वो कैसे निकालेंगे समझ में आ गई क्या हमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे हैशटैग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन एम्प्लाइज states corresponding to macrostate जैसे कह सकते हैं, इसे मिटा एम्प्लाइज क्या बता रहा था मैं, इस मैक्रोस्टेट का नाम क्या है, 1,2 और इसका नाम क्या है 2,1, इसका नाम क्या है 3,0, इसका नाम क्या है 0,3। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो लिखेंगे एम्प्लाइज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट पहले वाला कितना 1,2 की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो ध्यान से, ये 3 है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसके स्टेट होने का अनुकूल परिणाम क्या है 1 2 3 बटे कुल परिणाम कितने अभी देखे थे 8। बात समझना है, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट क्या नाम है 2,1, इसकी भी कितनी होगी 3/8। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 3,0, इसका कितना है 1/8। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,3 कितना है इसका 1/8। सो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितना होगा इक्वल टू 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना है, एक और ऊपर भी है, एक ऊपर है ना 3/8, 3/8, 3 3 6 7 8, 8/8 जो कि 1, वो जो होना भी चाहिए था, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेज सेल कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो फेज सेल थे, इन्हें कैसे ऐसे नहीं कह सकते हैं ये फेज स्पेस है और ये फेज सेल है, मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं ये फेज सेल है, ये फेज स्पेस है, फेज सेल है, कह सकते हैं मैक्रोस्टेट है, माइक्रोस्टेट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेज सेल कैसे निकालते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, नंबर ऑफ फेज सेल कैसे निकालते हैं, फिर उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक, हेडिंग है हैशटैग नंबर ऑफ फेज सेल फॉर 3 डायमेंशन नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, नाम याद रखना रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। चलो जी, ठीक है, लेट देयर इज अ gaseous molecule which is moving randomly in phase space। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं, और रैंडमली क्या मैंने क्या कह दिया 3 डायमेंशन कह दिया, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक और 3 डायमेंशन की स्पेस कौन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों कोऑर्डिनेट है xb/pxb, लिख दे रहा हूँ पर मानना ऐसा लिखना नहीं, ठीक है, yb/pyb, zb py/pz। यहां पर कहीं ये ऐसे इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि अगर तुम इस पॉइंट पे x और px मानने लग गए तो फिर तुमने एग्जैक्ट x और px फाइंड कर लिया, हाइजेनबर्ग फ्लॉप हो जाएगा। तो गैसीय पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होगा, अलग कर देता हूँ वरना फिर तुम बोलोगे मार्क्स आप तुम नहीं कर रखा है, हम मना कर रहे हो।
पी एक्स पी वाई, क्या बोल रहे हो, कुछ भी कर दो हमको पता चल रही है पी जेड। तो अब बात ये आ रही है कि हम नंबर ऑफ फेज सेल निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ फेज सेल। ओके ओके, तो एक बहुत सुंदर सा मैं आपका उदाहरण देता हूँ। ये तो 3D का है, मैं आपको एक 2D का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी थी, 5 की तो सस्ती हो जाएगी, महंगी हुई है। एक आते हैं डेयरी मिल्क नाम से कुछ चॉकलेट आती है, 70 रुपए की। पागल है क्या? सस्ती वाली बता ना, 10-15 वाली बता। 10 नहीं, 10। 10 रुपए का वो सस्ती वाली खाता है। तो सस्ती वाली आप जब डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीदेंगे तो उसके अंदर डिब्बे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चॉकलेट आ गई और गौरव सिंह जी ये आपके पास डिब्बे आ गए उसके अंदर। अब मुझे ये बता दो कितने डिब्बे होते हैं? 10 में 6। पक्का? पागल लगे आप? मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। कंफ्यूज कर रहा है, डेयरी मिल्क नहीं खाई, क्या बोला सस्ती नहीं खाता मैं। तो इस प्रकार के आपके पास डिब्बे होंगे। ईश्वर ना करे अगर आपको क्या है कोई ऐसा डिसऑर्डर है और आप गिनती नहीं गिन पा रहे हैं कि कितनी है ये डिब्बी, कंफ्यूज है आप, मैथमेटिकल डिसऑर्डर आपको आ गया, पागल हो गए, तो वो क्या करना है? बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपका मैथ खराब हो गया, आप गिन नहीं पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन नहीं पा रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, समझ? एरिया ऑफ डेयरी मिल्क, और उसको एक ये टिक तोड़ के निकालना और इसके एरिया से डिवाइड कर देना। एरिया ऑफ ए छोटा आइटम वट एवर जो कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? पीस। ये पीस हो, वेरी गुड वेरी गुड, एक पीस। और आप देखेंगे ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को ये जो है नगण्य मान लेंगे, जो मटेरियल होगा बीच का, मतलब इसका जो है नगण्य मान, तो आपको एग्जैक्ट जो है डिवाइड होकर आएगा कितना? 8 आएगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8 आ जाएगा। तो एक तरीका था कि आपने ये गिन दिया इस तरीके से कि इसके अंदर 8 पीस होंगे, ठीक है। तो उस बंदे का मैथ इतना खराब था कि ऐसे ना गिन पा के वो अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के भाग करके तब उनने गिन ले रहा है। अजीब तरीके मैथ खराब है। ठीक यही चीज हम करेंगे फेज स्पेस में। हमें पता है कि 3 डायमेंशनल में फेज सेल का वॉल्यूम कितना होता है? h क्यूब। तो हमें ये पता है कि इसका वॉल्यूम h क्यूब है, h क्यूब है, h क्यूब है, h क्यूब है, h क्यूब है। तो अगर हम पूरे फेज स्पेस के वॉल्यूम को h क्यूब से भाग दे दें, पूरे फेज स्पेस के वॉल्यूम को h क्यूब से भाग दे दें, तो नंबर ऑफ फेज सेल आ जाएंगे, आगे ना? ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? वॉल्यूम कितना होगा? v इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 dx dy dz dpx dpy dpz dpz, इनको 3 जगह तोड़, 1 2 3 dx dy dz। जब कोई बच्चा इसे उतारता है लगता है बहुत बड़े लेवल का मैथ कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ ना भैया, है एक अच्छी चीज ही। डिरिचलेट थ्योरम में तो बड़े अंधाधुंध आते हैं ऐसे इंटीग्रेशन से, अगर पढ़ी हो तुमने मैथमेटिक्स में तो। नाम यही तो होता है बीएससी के स्टूडेंट में, नाम मात्र का सब में हाँ जी ब्लैक होल पढ़ा, हाँ जी स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी, हाँ वैज्ञानिक ही बन गए तुम। पढ़ा सब होता है थोड़ा थोड़ा। मिटा दो इसे, बताओ कितना बचा, बताओ कितना बचा? एम्प्लाइज वॉल्यूम को v मान लेते हैं, बचा इंटीग्रेशन 1 2 3 dx dy dz 1 2 3 dpx dpy dpz। इसको टो मान लो वरना कंफ्यूज होगे तुम लोग। टो वो भी कैसा टो? डी टो नहीं, कैपिटल टो है, एम्प्लाइज कैपिटल टो इंटीग्रेशन हो गया ना। इसके वॉल्यूम को क्लासिकल फिजिकल वॉल्यूम तो कैपिटल वी मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? ठीक। और ये मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, इट इज द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस। तो स्फेरिकल स्पेस मैंने मोमेंटम मान लिया, ये px है, ये py है, pz है, और रैंडमली यहाँ पे पॉइंट लूंगा उसको रेडियस मानते हुए ये p वेक्टर खींचूंगा, कौन सा वेक्टर? मोमेंटम वेक्टर। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? इसका आएगा वॉल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई पी क्यूब, पाई पी क्यूब, यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, v इक्वल टू 4/3 पाई पी क्यूब, इक्वेशन फर्स्ट। बट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, बताओ क्या रिलेशन होता है? E इक्वल टू √2m। अरे वो रिलेटिविटी तो मतलब ही नहीं है, पूरा हेडिंग डाल देना, नॉन रिलेटिविस्टिक 3 डायमेंशनल क्लासिकल पार्टिकल।
ये तो दिक्कत होती है ज़्यादा पढ़ने से, कहीं कुछ लगाने लग जाते हैं देखो वैल्यू रखो एम्प्लाइज तो इक्वल टू वॉल्यूम इंटू, और देखना जहाँ जरूरत होगी ना वहाँ खत्म हो जाएगा इसका ये सब फॉर्मूला। 1/3 ये मान रखो यहाँ पे की जगह, अंडर रूट कितना आया 2m e की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इक्वल टू v इंटू 4/3 पाई अंडर रूट 2m यहाँ लिख लिया इंटू e की पावर 3/2। सही है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कितना है d2 इक्वल टू आ गया सॉरी इसे लिखते हैं v इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू अंडर रूट 2m इंटू ई की पावर 3/2 डिफरेंशिएट करो 3/2 ई की पावर कितना है 3/2 - 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? पावर टू दी पावर क्या हुआ? पावर टू दी पावर कौन सी? √2 पर क्यूब इसके ऊपर इसके यहाँ 3 भी है ना, 3 लिखा तो था, दिखा नहीं क्या? आप दिखा बताओ क्या है d2 इक्वल टू, बताओ ना क्या है ये चीज बताओ। एम्प्लाइज d2 इक्वल टू v इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2m की पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू ई की पावर 3/2 में से एक नहीं पता तो यहाँ सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 - 3 3/2 या 1/2 आएगा 1/2 इंटू डी भैया कुछ कट रहा है 3 से 3 कट रहा है 2 दूनी 4 d2 इक्वल टू v इंटू 2 पाई। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक चीज बता दूंगा बड़े मजा आएगा सुनने में। 3/2 लिखा हुआ है, बहुत मजे की चीज। 3/2 लिखा है घात 2 की, अगर 2 की घात है 3/2 लिखा है तो मैं 2 से पूछता हूँ क्या मतलब है, तो ये बोलता है गुरुजी ये 2 का 2, इसका मतलब ये है कि 3 बार 1/2 लिखा है, 3 बार 1/2 लिखा है। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है कि घात की घात में गुणा होती है, इसका मतलब ये सर ये लिखा हुआ है 1/2 की घात 3 लिखा है, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 3 बार √2 लिखा है, √2 इंटू √2 इंटू √2, जिसमें से 2 बार जो है वो मिला के 2 बना लेगा और आगे √2 है ही, तो इसे 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2 क्या लिख सकते हैं? 2√2 इंटू m की पावर 3/2 इंटू ई की पावर 1/2 इंटू डी। तो बताओ कितना बचा? एम्प्लाइज d2 इक्वल टू 2 दूनी 4 4 √2 पाई इंटू v इंटू m की पावर 3/2 ई की पावर 1/2 इंटू डी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आया। ठीक, सो फॉर द नंबर ऑफ फेज सेल क्या करेंगे? डी ओमेगा बोलते हैं इसे, इस वॉल्यूम को d2 को h³ से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ कितना है? एम्प्लाइज डी ओमेगा इक्वल टू 4 √2 पाई v/h³ इंटू m की पावर 3/2 ई की पावर 1/2 इंटू डी ई। आपने बुकलेट निकालें, देखो फॉर्मूला प्रूफ होगा वहाँ पे, बुकलेट निकालें देखो वहाँ पे फॉर्मूला होगा। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऊपर ही मिला, ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट लिखा जो भी है। नहीं मिला? पहले पेपर में ही है, वहीं पे वही है। हाँ तुम वही चीज है मैं बता रहा ना, स्टेट डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा? मुझे बताओ ये फॉर्मूला दिख गया? अभी बताओ ये है क्या चीज, ये बताओ पहले तुम, इसका नाम याद रखना क्या है? नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ फेज सेल है। और फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आपको मैं याद करा दे रहा हूँ। यह है 4 √2 पाई v और क्या है 4 √2 पाई v अपॉन h³ m की पावर 3/2 e की पावर 1/1 डी। यार ये है नंबर है, क्या है? नंबर है। डी ओमेगा किस नंबर है, फिर बात याद रखेंगे नंबर है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है। थोड़ी सी बात बताऊंगा सिर्फ और खत्म कर दूंगा पूरी डेंसिटी ऑफ स्टेट को। ठीक, डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे कहते हैं? तो हैशटैग डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक, नंबर द नंबर ऑफ स्टेट इन पर यूनिट एनर्जी रेंज
रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट इन पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसका मतलब अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट को डीई बोला जाए तो हम इसे कह सकते हैं dN/dE। कोई डाउट? ठीक, dN/dE। अगर कुछ बच्चों को और विचारधारा होगी गुरुजी क्या कह दिया, तो गुरुजी ने ये कह दिया कि मान लीजिए एनर्जी है, बहुत ही सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए तवा है, ये बहुत ही गंदा एग्जांपल है पर मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये गंदे एग्जांपल से लोग ज़्यादा जल्दी समझते हैं। ये तवा है, बहुत ही बारीक बात बता रहा हूँ मैं गौरव सिंह जी, बहुत बारीक बात, और बहुत मुझे पता है बहुत गलत बता रहा हूँ, ये भी पता है बहुत गलत बता रहा हूँ, लेकिन वो समीपता के पास है, मतलब सच्चाई के थोड़ा करीब है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं जैसे कि तुम मान लो कि कोई बच्चा पार्क का चक्कर लगा, बच्चे की तुलना मैंने इलेक्ट्रॉन से कर दी, जमीन आसमान की गलती कर दी, पर वो सच्चाई है कि वो बता रहे हैं कि एक लड़का जो है शाम को रेस मार रहा है और बिल्कुल ऐसा मार रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है केसर में, समझाने के लिए अच्छी चीज है। तो तवा है, तवा गर्म था, तो तवा गर्म था तो हमने बोला इसके अंदर एनर्जी है, ये आ गई। अब तवे में मैंने जो आंच लगाई थी वो यहाँ जलाई थी, तवे में जो आंच है वो